प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड का देतांत अध्याय का अध्ययन करेंगे। देतांत का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है, क्या उसके कारण रहे, क्या उसके प्रयास रहे और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इस देतांत का क्या प्रभाव पड़ा। 1962 के क्यूबा संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में आए परिवर्तनों को तनाव शैथिल्य या देतांत का नाम दिया जाता है। क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध के वातावरण में कुछ नरमी आई। इसके परिणाम स्वरूप दोनों गुटों के मध्य व्याप्त तनाव की भावना सौहार्दपूर्ण व मित्रता की भावना में बदलने के आसार दिखाई देने लग गए। इससे दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों के प्रारंभ होने के लक्षण प्रकट होने लगे। देतांत से शीत युद्ध से उत्पन्न पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदलने लगा और विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण का जन्म हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई और परमाणु युद्ध के आतंक से छुटकारा मिला। अब हम देतांत के अर्थ का मतलब समझेंगे। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को देतांत कहा गया है। इसे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व भी कहा जा सकता है। देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता, तनाव शैथिल, दैट इज रिलैक्सेशन ऑफ टेंशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रायः इसका प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्याप्त तनाव में कमी और उसमें बढ़ने वाली सहयोग व शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना के लिए किया जाता है। तनाव शैथिल्य के क्या कारण रहे, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव या शीत युद्ध में आई कमी के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। पहला, आर्थिक विकास। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों ही महाशक्तियों को सबक दिया कि वे परस्पर उलझकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पतन की ओर ढकेल रही हैं। सोवियत संघ ने इस बात को समझते हुए अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति पर जोर दिया। दूसरा, परमाणु युद्ध का भय। परमाणु अस्त्रों की भयानकता ने दोनों महाशक्तियों को सतर्क कर दिया कि भविष्य में होने वाले युद्ध भयंकर परिणाम वाले होंगे एवं यह दोनों ही देशों की जान माल को बहुत ज़्यादा नष्ट कर देंगे। इस भय के कारण दोनों महाशक्तियाँ शांति की दिशा में पहल करने के लिए विवश हो गईं, प्रयासरत हो गईं। तीसरा कारण, कच्चे माल की आवश्यकता। अमेरिका ने यह महसूस किया कि उसके उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता है और वो आवश्यकता की आपूर्ति सोवियत संघ से की जा सकती है। उसकी अर्थव्यवस्था का विकास कच्चे माल पर ही निर्भर था। सोवियत संघ से व्यापारिक संबंध बढ़ाने से ही कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता था और लाभ उठाया जा सकता था। इसी कारण से अमेरिका ने टकराव का रास्ता छोड़ने की बात अपना ली। अगला बिंदु है स्थायी शांति का विचार। दोनों ही महाशक्तियाँ युद्ध काल के समय से एक दूसरे के साथ तनाव को बढ़ा रही थीं। इस तनाव के चलने ना तो उनके राष्ट्रीय हितों में वृद्धि संभव थी और ना ही स्थायी शांति की स्थापना हो सकती थी। स्थायी शांति के बिना आर्थिक विकास भी संभव नहीं था। इसलिए दोनों महाशक्तियाँ परस्पर भेदभाव भूलकर सहयोग का रास्ता अपनाने के लिए सहमत हो गईं। अगला था विषय, वह राष्ट्रीय हितों में वृद्धि। दोनों महाशक्तियों ने अनुभव किया कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने, गरीबी निवारण व लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए परस्पर तकनीकी सहयोग द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तनाव या युद्ध किसी भी अवस्था में राष्ट्रीय हितों का संवर्धन नहीं कर सकते थे। इसे तो शांति के वातावरण में ही विकसित किया जा सकता है। अगला बिंदु था वास्तविक युद्ध या गर्म युद्ध का भय। शीत युद्ध का वातावरण कभी भी गर्म युद्ध, एक्टिव वॉर का रूप ले सकता था। इस भय ने दोनों महाशक्तियों को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। साम्यवादी गुट का ढीलापन। हमने देखा कि कालांतर में विभिन्न विषयों को लेकर चीन
तथा सोवियत संघ में भी परस्पर मतभेद पैदा हो गए। सोवियत संघ ने महसूस किया कि चीन का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से मित्रता करना जरूरी है। इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिका विरोधी रुख छोड़ दिया और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने लगा। अगला कारण था गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका। गुटनिरपेक्ष देशों ने दोनों महाशक्तियों को शीत युद्ध से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया। ये बहुत बड़ा बात थी। इन दोनों महाशक्तियों के साथ शामिल देश एक एक करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बनने लग गए। इससे दोनों गुटों को विश्व राजनीति में अपनी पकड़ ढीली होती नजर आई। इससे वे अपना पुराना रास्ता छोड़कर यथार्थ दुनिया में कदम रखने को तैयार हो गए। उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। इससे दोनों देशों में व्याप्त तनाव कम होने लगा। अगला बिंदु है बहुकेंद्रवाद का जन्म। 1963 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। वहीं जापान, जर्मनी, भारत जैसी शक्तियां भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरने लगे। 1975 में भारत ने भी परमाणु शक्ति हासिल करके दोनों महाशक्तियों को अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का द्विध्रुवीकरण, बाइपोलराइजेशन, अब बहुकेंद्रवाद, पॉलीसेंट्रिज्म में बदलने लगा। इससे विश्व राजनीति का दो गुटों में विभाजन की जो वैचारिक संकल्पना टूटने लगी। ऐसे में दोनों गुटों ने टकराव का रास्ता छोड़कर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार दोनों देशों के मध्य व्याप्त शीत युद्ध धीरे धीरे देतांत, जिसे हम तनाव शैथिल्य कहते हैं, की दिशा में मुड़ने लगा और नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वातावरण तैयार हो गया, जिसमें भय की बजाय शांति और सौहार्द का स्थान सर्वोपरि था। देतांत या तनाव शैथिल्य के क्या प्रयास किए गए, उनकी चर्चा करना चाहूँगा। 1963 में क्यूबा संकट के बाद महाशक्तियों ने टकराव का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाने पर विचार किया। दोनों देशों ने आपसी तनाव को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए जो इस प्रकार हैं। पहला, जुलाई 1963 को दोनों महाशक्तियों ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की, पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इस संधि के अनुसार परमाणु अस्त्र संपन्न राज्य परमाणु अस्त्रहीन राज्यों को इसके निर्माण की तकनीक नहीं देंगे। इससे निशस्त्रीकरण की अवधारणा को गति मिली। साथ ही परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करने का संकल्प भी लिया गया। इससे अंततः देतांत को बढ़ावा मिला। दूसरा बिंदु है 1963 में ही दोनों महाशक्तियों में आकस्मिक दुर्घटना में छिड़ने वाले युद्ध से निपटने के लिए हॉटलाइन समझौता हुआ, जिसकी चर्चा मैं पूर्व के लेक्चर में भी कर चुका हूँ। दोनों महाशक्तियों में तनावों को कम करने के लिए ग्लासगो शिखर सम्मेलन जून 1967 में हुआ। इससे में दोनों देशों ने वियतनाम तथा मध्य पूर्व पर विचारों का आदान प्रदान किया। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। 1970 में मास्को बॉन समझौता हुआ। इस समझौते ने पश्चिमी जर्मनी तथा सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को समाप्त कर दिया। 1971 में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ के बीच पश्चिम बर्लिन के बारे में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके अनुसार पूर्वी व पश्चिमी बर्लिन की जनता को आपसी आदान प्रदान की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इससे बर्लिन को लेकर दोनों गुटों के बीच व्याप्त तनाव में कमी आई। सन 1972 में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने दो जर्मन राज्यों के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करके जर्मनी की समस्या का समाधान कर दिया। 7 जुलाई 1973 को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ। 1974 में दूसरे यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन व्लादिवोस्टॉक में द्वारा शीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया गया। 1975 में कंबोडिया युद्ध की समाप्ति ने शीत युद्ध के अन्य केंद्र हिंद चीन को समाप्त कर दिया। 1975 में वियतनाम में युद्ध की समाप्ति
तथा एकत्रीकरण या एकीकरण की इस प्रक्रिया से शीत युद्ध में कमी आई। 1977 में तृतीय यूरोपीय सुरक्षा सम्मेलन बेलग्रेड में हेलसिंकी समझौते की भावना को मजबूत आधार प्रदान किया गया और 26 मार्च 1979 को इजराइल और मिस्र के बीच अमेरिका ने कैंप डेविड समझौता, कौन सा समझौता? कैंप डेविड समझौता, जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कराकर मध्य पूर्व में संघर्ष को कम किया। इन प्रयासों के अतिरिक्त 1972 में दोनों महाशक्तियों के बीच मास्को वार्ता, 1972 में सॉल्ट फर्स्ट समझौता, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, सॉल्ट SALT, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि वार्ता फर्स्ट, ये समझौता हुआ। उसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका आर्थिक सहयोग हुआ। ब्रेजनेव की अमेरिकी यात्रा हुई। 1973 में ओपोलो सोयूज का अंतरिक्ष में मेल हुआ। सॉल्ट सेकंड समझौता भी 1979 में हुआ। आदि इन सभी प्रयासों से शीत युद्ध में कमी आई। अब हम विद्यार्थियों देतांत की वास्तविक स्थिति की चर्चा करेंगे। लेकिन 1963 से 1970 तक शीत युद्ध में कमी के संकेत नाम मात्र के रहे। इस दौरान भारत पाक युद्ध 1965 को लेकर दोनों महाशक्तियों में तनाव बरकरार रहा। 1967 में अरब इजराइल युद्ध ने भी शीत युद्ध को जारी रखा। इसके दौरान शीत युद्ध में कमी लाने के प्रयास किए जाते रहे और उन्हें आंशिक सफलता भी मिली। इसलिए इसे देतांत का निष्क्रिय काल भी कहा जाता है, इनएक्टिव पीरियड, देतांत का निष्क्रिय काल। इसकी वास्तविक प्रगति 1970 में हुई और 1979 तक यह चरम सीमा पर पहुंच गया। इस समय को देतांत का सक्रिय काल कहा जाता है, एक्टिव पीरियड। इस समय देतांत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत प्रभावित किया और पुराने शीतकालीन संबंध समाप्त होते नजर आए। अब हम देतांत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा करेंगे। देतांत के फलस्वरूप शीत युद्ध से उत्पन्न पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदलने लगा। विश्व में शांतिपूर्ण का वातावरण परिलक्षित होने लगा। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई और परमाणु युद्ध के आतंक से भी छुटकारा मिला। देतांत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इस प्रकार प्रभाव पड़ा। पहला, इससे महाशक्तियों के बीच सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास हुआ। दूसरा, इससे विभाजित यूरोप का एकीकरण हुआ और व्यापारिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान का विस्तार हुआ। इससे आतंक का संतुलन समाप्त हो गया और विश्व में तीसरे महायुद्ध से भय से मुक्ति मिल गई। इससे परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के प्रयास भी तेज हो गए। इससे गुटबंदी को गहरा आघात पहुंचा। दोनों महाशक्तियों के गुटों के साथ शामिल देश भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे। इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि हुई। इसने गुट निरपेक्षता को तत्कालीन परिस्थितियों में अप्रासंगिक बना दिया। इस प्रकार हमने देखा कि 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद किस प्रकार शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, किस प्रकार उसमें गति प्राप्त हुई, वो कौन से कारण रहे जिनकी वजह से शीत युद्ध को गति मिली, और बीच के काल में किस प्रकार शीत युद्ध में कमी आई, शिथिलता आई, जिसको देतांत कहते हैं, और इस देतांत का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।